हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वेब फॉर क्लिक। और आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ब्लेंडर की सीरीज। पहले ब्लेंडर के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ब्लेंडर एक 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम 3D मॉडलिंग और 3D एनिमेशन बना सकते हैं बड़ी ही आसानी से। ब्लेंडर की सबसे खास बात यह है कि अगर आपके सिस्टम या लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन बहुत कम है तो भी ये ब्लेंडर बड़ी आसानी से इसमें काम करेगा। अगर आप 3D मॉडलिंग और या 3D एनिमेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आज ही वेब फॉर क्लिक को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए लाने वाला हूं बहुत ही एडवांस लेवल पे 3D एनिमेशन की ट्यूटोरियल्स। तो सबसे पहले हम इसकी वेबसाइट पे चलते हैं। मैं इस समय इस्तेमाल कर रहा हूं इसमें 2.93.3 लेटेस्ट वर्जन, जिसको आप इसकी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री है। आप बड़ी आसानी से इसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। ब्लेंडर को जैसे ही हम खोलेंगे कि कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो 2D एनिमेशन, स्कल्पटिंग, वीएफएक्स और वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सॉफ्टवेयर बहुत लाइट वेटेड है और इसको इंस्टॉल करने में या यूज़ करने में कोई भी परेशानी सिस्टम में नहीं आती है। तो चलते हैं ब्लेंडर के अंदर। जैसे ही हम ओपन करेंगे हमें 3 चीज़ मिलेंगी, एक लाइट, एक कैमरा और एक क्यूब। सबसे पहले मैं एन प्रेस करूँगा और जितने भी मैं कीबोर्ड के शॉर्टकट्स या माउस में जो भी बटन दबाऊँगा वो आपको इधर की साइड दिखाई देने लगेंगे। यहाँ पे सबसे ऊपर की साइड आपको एक गिज़्मो दिखाई देगा, इसको मैं ज़ूम करके दिखा देता हूँ। इस गिज़्मो की मदद से हम पूरे ही एनवायरनमेंट यानी पूरे बैकग्राउंड को घुमा के देख सकते हैं। इसको घुमाने का दूसरा तरीका ये है कि हम अपने माउस का स्क्रॉल व्हील को बटन को दबाएँगे और इसको माउस को इधर-उधर अगर मूव करेंगे तो हम इसको यहाँ से भी घुमा के देख सकते हैं। इसके बाद में नीचे के 4 बटन दिए हुए हैं। सबसे पहले ज़ूम पे क्लिक करेंगे, तो ज़ूम पे क्लिक करके हम आसानी से माउस को ऊपर-नीचे करके ज़ूम और या ज़ूम इन या ज़ूम आउट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हमारा जो स्क्रॉल व्हील है, इसको अगर हम मूव करेंगे ऊपर-नीचे तो हमारा ज़ूम इन ज़ूम आउट हो जाएगा। तीसरा हमारा हैंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हैंड की मदद से जैसे इलस्ट्रेटर या फ़ोटोशॉप में हम करते हैं, कहीं पे भी इसको इधर से उधर लेफ्ट टू राइट मूव कर सकते हैं। या दूसरा तरीका ये है कि शिफ्ट दबाएँगे और माउस का जो हमारा स्क्रॉल व्हील है उसको दबाएँगे, तो हम इसको लेफ्ट टू राइट मूव कर सकते हैं। तीसरा हमारा कैमरे का है, इस पे क्लिक करके हम कैमरा व्यू देख सकते हैं। दोबारा क्लिक करेंगे, कैमरे व्यू से बाहर आ जाएँगे। या फिर हमारा जो नम पैड है इसमें 0 प्रेस करेंगे तो हम कैमरा व्यू में चले जाएँगे। ध्यान रहे कीबोर्ड में जो नम पैड है वो ही कैमरा व्यू में काम करेगा। जो हमारा कीबोर्ड का जो 0 है ये काम नहीं करेगा। अगर आपके कीबोर्ड में नम पैड नहीं है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एडिट में जाना है, प्रेफ़रेंसेस में जाना है और इनपुट पे क्लिक करके आपको यहाँ पे इनपुट पे जब आप जाएँगे तो एमुलेट नमपैड, इस पे क्लिक करते ही आपका जो नंबर पैड है, जो कीबोर्ड का ऊपर वाला जो नंबर पैड है, वो आपका काम करने लगेगा। लेफ्ट साइड में हमें कुछ टूल्स दिए हुए हैं जिनको टी दबा के हाइड या शो कर सकते हैं। अगर हम इसको हाइड रखना चाहते हैं और शिफ्ट स्पेस दबाएँगे, तो ये ऑप्शन हमारे सामने आ जाएँगे और हम डायरेक्टली यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको ओपन कर लेते हैं टी दबा के। सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है वो सिलेक्शन बॉक्स का है। सिलेक्शन बॉक्स से हम किसी को भी रेक्टेंगल शेप में सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के हमारे पास और भी तरीके हैं। अगर इसको थोड़ी देर दबाए रखेंगे तो हमारे सामने सबसे पहला ट्विक एक ऑप्शन आएगा जिस पे हम एक बार में क्लिक करके एक ही ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर पाएंगे। इसमें हमारा रेक्टेंगल या कोई अदर शेप नहीं बन पाएगी। दूसरा रेक्टेंगल मैं आपको बता ही चुका हूँ। रेक्टेंगल से हम किसी को भी बड़ी आसानी से रेक्टेंगल सेलेक्ट कर सकते हैं और क्लिक करके ट्विक की तरह भी इसको सेलेक्ट किया जा सकता है। तीसरा हमारा है सर्कल, तो इस सर्कल की हेल्प से हम एक बार क्लिक करेंगे और जहाँ-जहाँ इसको घुमा देंगे वो चीज़ हमारी सेलेक्ट होती चली जाएगी। तो ये मोस्टली जब हम एडिटिंग का काम करते हैं तब हमारा बहुत काम आता है। फ़िलहाल के लिए हमें
रेक्टेंगल बॉक्स ही सबसे बेस्ट है। लास्ट का लेसो टूल है, तो जिस तरीके से फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में होता है, लेसो टूल से कहीं को भी हम मूव करा के हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट बॉक्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहला जो हम सिलेक्शन बॉक्स है, इसके लिए हमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें हैं, सपोज़ मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट डी दबाता हूँ, तो मेरा ऑब्जेक्ट कॉपी हो जाएगा। और बाकी मुझे कॉपी चाहिए, शिफ्ट डी करके मैं अलग रख लेता हूँ इसको, शिफ्ट डी के अलग। अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएँगे। नेक्स्ट वाला जो है, अगर मुझे और भी चीज़ें सेलेक्ट करनी है, इस पे क्लिक करूँगा तो ये देखेंगे ये ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं और मैं इनको और क्लिक करके सेलेक्ट कर सकता हूँ। तीसरा हमारा जो बॉक्स है, इसमें अगर हमने पहले से कोई चीज़ सेलेक्ट की हुई है और इस पे अगर क्लिक करेंगे तो हम उसको डीसेलेक्ट कर सकते हैं। चौथा बॉक्स हमारा जो है, अगर हमने पहले से चीज़ें सेलेक्ट की हुई हैं तो हम उसको, उसमें से जो भी चीज़ हमें डीसेलेक्ट करनी है वो हम उसको डीसेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से पाँचवा बॉक्स है, तो इस पे जब हम क्लिक करेंगे और किसी बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे तो वो बॉक्स सेलेक्ट हो जाएगा, बाकी के डीसेलेक्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले इनको डिलीट कर देते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहीं गुम हो जाता है, मान लीजिए अगर मैं इसको इधर कर देता हूँ और अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को बीच में लेके आना है, जस्ट मैं होम पे प्रेस करूँगा और हमारा ऑब्जेक्ट बीच में आ जाएगा। और अगर मुझे इसको फोकस में लाना है तो मैं इसको क्लिक करूँगा और नम पैड से डॉट पे क्लिक करूँगा, तो ये हमारा ये फोकस में आ जाएगा काम करने के लिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में रखना है, जो हमारे बहुत काम आएँगी। अगर हमें गुम हो जाता है तो होम का बटन दबाना है, और अगर हमें फ़ोकस में लेके आना है तो इस पे क्लिक करेंगे या डॉट नम पैड से डॉट पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये फ़ोकस में आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा टूल है वो है 3D कर्सर। वैसे तो बहुत सारे यूज़ हैं, लेकिन फ़िलहाल में मैं आपको यहाँ पे यूज़ बता देता हूँ कि अगर मैं शिफ्ट ए दबाता हूँ और नई कोई चीज़ ऐड करूँगा, तो जहाँ पे मेरा 3D कर्सर होगा वहाँ पे वो चीज़ ऐड हो जाएगी। अगर मैं कर्सर को इधर रखता हूँ, तो अगर मुझे सिलेंडर ऐड करना है तो मैं सिलेंडर ऐड कर सकता हूँ। हमारा जो नेक्स्ट है वो है मूव टूल। मूव टूल को जानने से पहले इनको डिलीट कर देते हैं। वापस रेक्टेंगल पे क्लिक करके, अब अगर मुझे ये 3D कर्सर वापस अपनी पोजीशन में चाहिए तो शिफ्ट एस दबाएंगे और कर्सर टू वर्ड ओरिजिन पे क्लिक करेंगे तो ये अपना उस पोजीशन में वापस चला जाएगा। इसके बाद हमारे पास में 3 टूल आते हैं, मूव टूल, रोटेट टूल और स्केल टूल। जी, आर, एस इनके शॉर्टकट हैं, ये हमेशा ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहले जी को देख लेते हैं। ये टूल जानते समय सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट मोड में होना चाहिए। एडिट मोड, स्कल्पटिंग मोड, वर्टेक्स, पेंट, ये सारे मोड हम आगे डिटेल में जानेंगे। फिलहाल में ऑब्जेक्ट मोड पे ये सेलेक्ट होना चाहिए। तो जब हम जी दबाएंगे तो हम इसको कहीं पे भी क्लिक करके जी दबाएंगे तो हम इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। जैसे ही हम क्लिक करके छोड़ेंगे, ये अपने आप वहाँ पे मूव हो जाएगा। इसके बाद देखें कि आप यहाँ पे एरो हाईलाइट हो गई हैं। इन एरो की मदद से हम इसको कहीं से कहीं भी मूव कर सकते हैं, किसी भी एक्सिस से। रेड वाली जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, तो हम एक्स पे मूव करना चाहते हैं तो रेड वाले से, वाई पे ग्रीन वाले से, और जेड पे करना चाहते हैं ऊपर से नीचे तो हमारा ब्लू वाला जो है वो ऊपर से नीचे जेड के लिए है। अब जी दबा के अगर शॉर्टकट जानना चाहते हैं तो जी दबाएंगे, और अगर डायरेक्ट एक्स पे हमें अगर मूव करना है तो एक्स पे मूव कर सकते हैं। अगर जी दबा के वाई पे मूव करना है तो वाई पे मूव कर सकते हैं। फिर जी दबा के अगर हमें जेड पे मूव करना है तो जेड पे क्लिक करेंगे और जेड पे इसे मूव कर सकते हैं। इस तरीके से जी दबा के एक्स वाई जेड किसी पे भी हम शॉर्टकट दबा के आराम से इसको मूव कर सकते हैं।
इसी तरीके से R और X काम करेंगे। जब हम R पे क्लिक करेंगे रोटेट, तो ये चीज़ हाईलाइट हो जाएगी और हम इसको रोटेट कर सकते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि इसका रोटेट करने का सारे मॉडल बन चुके हैं। या तो हम माउस से इसको रोटेट कर सकते हैं या फिर इसके लिए शॉर्टकट है, इसको क्लिक करके पहले R दबा के फिर X दबाएँगे, तो ये हमारा X एक्सिस पे मूव होने लगेगा। R दबा के अगर हम इसे Y दबाएँगे तो Y एक्सिस पे मूव होगा। R दबा के अगर Z दबाएँगे तो Z एक्सिस पे मूव होगा। इसी तरीके से हमारा स्केल टूल काम करेगा। सेलेक्ट वाले बटन को क्लिक करके अब आप देखेंगे कि ये हमारा जो है एक गलत पोजीशन में है। हम इसको वापस सही पोजीशन में लाना चाहते हैं। तो इस पे क्लिक करेंगे और N दबाएँगे तो इसकी प्रॉपर्टी विंडो यहाँ पे खुल जाएगी। अभी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, हमारे शॉर्टकट कीज़ का एक विंडो दिखा रहा है। ऊपर जाएँगे, ज़ूम करके दिखा देता हूँ मैं। आइटम पे क्लिक करेंगे तो हमारा इससे रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज़ हमें पोजीशन इसकी दिखा देगा। लोकेशन अगर हमें इसकी सेट करनी है तो इसको वापस 0 0 0 कर देंगे। तो ये वापस अपनी लोकेशन पे आ जाएगा। और अगर हमें इसका जो रोटेशन सेट करना है तो इसको रोटेशन को 0 0 कर देंगे तो ये अपना फाइनल पोजीशन में आ जाएगा। तो ये था हमारा G यानी ग्रैब और R यानी रोटेशन। अब चलते हैं स्केल पे। स्केल में हम इसको स्केल कर सकते हैं। स्केल के लिए जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे अब ये हम इसको माउस से स्केल कर सकते हैं। रेड वाले को रेड से स्केल करेंगे और ग्रीन वाले को ग्रीन से, और अगर हमें ऊपर करना है तो ऊपर स्केल कर सकते हैं। छोटा बड़ा ये आराम से हो जाएगा इस पे क्लिक करके। अगर हमें इसके शॉर्टकट यूज़ करने हैं तो स्केल के लिए एस दबाएंगे, इस पे क्लिक करना होना चाहिए और स्केल के लिए एस दबाएंगे और उसी तरीके से क्लिक करके हम इसको रेड वाले पे स्केल कर सकते हैं। अगर हमें ये जो वाई एक्सिस है इस पे स्केल करना है तो एस दबा के वाई पे क्लिक करके स्केल कर सकते हैं, और हमें जेड पे स्केल करना है तो एस दबा के जेड पे स्केल कर सकते हैं। प्रॉपर्टी विंडो को बंद करने का शॉर्टकट एन है। एन को एन दबा के हम इसको ओपन या क्लोज कर सकते हैं। वापस पोजीशन में लाने के लिए इसको स्केल प्रॉपर्टी 0 कर देते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि ये हमारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो इसके लिए हम इसको 1 1 1 कर देंगे या 10 10 10 कर देंगे, तो हमारा ये क्यूब वापस बन के आ जाएगा। इसको स्केल करके छोटा कर लेते हैं, पहले एस दबाएंगे और छोटा करते हैं। अगर पूरा का पूरा आपको एक ही साइज़ में छोटा या बड़ा करना है, एस दबाएंगे, जी दबा के हम इसको कहीं भी रख सकते हैं और आर दबा के इसको रोटेट कर सकते हैं। ये शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद में रखना है। नेक्स्ट हमारा जो टूल है वो है ट्रांसफॉर्म टूल। ट्रांसफॉर्म टूल पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे और इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे तो इसके जितने भी हमारे आर जी आर एस के ये तीनों के तीनों जितनी भी इसकी डायरेक्शन है वो सारी की सारी इसमें हाईलाइट हो जाएंगी। अब हमें ये तीनों सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही ट्रांसफॉर्म से कुछ भी इसमें कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अगर इसको स्केल करना है स्केल कर सकते हैं, अगर इसको मूव करना है तो मूव कर सकते हैं, रोटेट करना है तो रोटेट कर सकते हैं। तो बेसिकली जीआरएस एडिटिंग जब हम मॉडलिंग करते हैं तो जीआरएस का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ट्रांसफॉर्म हम इतना यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जब हम कैमरा या लाइट वगैरह सेट करते हैं तब हमें, या एनिमेशन करते हैं तब हमें जीआरएस बहुत यूज़ में आता है। ये सिर्फ एक पेंसिल है जिससे हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमें एक्स एक्सिस ड्रॉ करनी है तो हम एक्स एक्सिस ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। तो नेक्स्ट टूल पे चलते हैं। ये हमारा मेजर टूल है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब बनाते हैं, 3D मॉडलिंग की बात करें तो 3D मॉडल दो तरीके से बनाए जाते हैं। एक होते हैं CGI और एक होते हैं 3D प्रिंटिंग मॉडल। CGI जो होते हैं वो एनिमेशन मूवीज़ के लिए बनते हैं और उनकी कोई पर्टिकुलर मेजरमेंट नहीं होती है। उनको हम बिना मेजरमेंट के बनाते हैं। उनकी कोई नाप नहीं होती है, लंबाई चौड़ाई हम अपने हिसाब से रख सकते हैं। दूसरे होते हैं 3D प्रिंटिंग मॉडल जिसको हम प्रिंट करने के लिए बनाते हैं। इसमें हम जो भी हम मॉडल तैयार करते हैं उसकी एक लंबाई चौड़ाई होती है जिसको हम मेजरमेंट टूल से बड़ी आसानी से नाप सकते हैं।
इस पे क्लिक करेंगे, नीचे तक लाएंगे और ये हमें बता देगा कि इसकी कितनी लंबाई या चौड़ाई है। तो ये मेजरमेंट टूल बेसिकली इसके लिए इस्तेमाल होता है कि हम बड़ी आसानी से किसी चीज़ के बारे में जान सकते हैं कि हम जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसकी लंबाई चौड़ाई इस समय कितनी है। तो इसको हटा देते हैं। लास्ट वाला जो टूल है ये एक नया फीचर है जो पुराने वालों में आपको नहीं मिलेगा। इस पे क्लिक करके हम अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट माउस की हेल्प से ही हम इसको बना सकते हैं। सिर्फ हमें लंबाई में एक ड्रॉ करना है, क्लिक करना है, छोड़ना है, इसके बाद उसके ऊपर की तरफ इसको मूव करना है और ये हमारा बन के तैयार हो जाएगा। अगर हमें शेप बिल्कुल सही पोजीशन में चाहिए तो इसको ड्रॉ करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे और छोड़ के ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपना रिसाइज कर लेगा। हमें इसको अपने हिसाब से साइज देने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली साइज ले लेगा। आइए अब कुछ बेसिक शॉर्टकट्स देख लेते हैं जो ब्लेंडर में हम यूज़ करते हैं जनरली। ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो शॉर्टकट्स हैं ये इसके ऑब्जेक्ट मोड के लिए हैं। जैसे ही हम इसको एडिट मोड में जाते हैं तो एडिट मोड के लिए बहुत सारे अलग से शॉर्टकट्स हो जाते हैं जिसकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल हम लेआउट्स और ऑब्जेक्ट मोड पे इस समय बात कर रहे हैं तो इसी से रिलेटेड शॉर्टकट्स हम जानेंगे। तो सबसे पहले स्केल करके इसको छोटा कर लेते हैं और इसको सारे को डिलीट कर लेते हैं। अगर हमें कोई नया ऑब्जेक्ट ऐड करना है तो शिफ्ट ए दबाएंगे और मैश में जाके क्यूब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा एक नया ऑब्जेक्ट ऐड हो जाएगा। एस दबाएंगे, स्केल कर सकते हैं उसको। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि GRS, इससे G से हम ग्रैब करके इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं, R से रोटेट कर सकते हैं और S से स्केल कर सकते हैं। जनरली जब हम कोई भी 3D एनिमेशन बनाते हैं तो हमें 3 स्टेजेस से जाना पड़ता है। एक होता है मॉडलिंग, दूसरा रिंगिंग, तीसरा टेक्सचरिंग और लास्ट में एनिमेशन करके हम उसको रेंडर करते हैं। तो इसके लिए अगर आप यहाँ पे आएंगे तो हमारे पास में कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ग्लोब दिए हुए हैं। सबसे पहला वायर फ्रेम मोड है। वायर फ्रेम मोड जब हम काम करते हैं वायर फ्रेम मोड में आ जाएगा। दूसरा हमारा सॉलिड मोड है जिसमें हम काम कर रहे होते हैं तो ये एक सॉलिड मोड में रहेगा। जब हम कलर करते हैं तो वो सॉलिड मोड में हमें नहीं दिखाई देगा, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा शेडिंग मोड में। शेडिंग मोड में ही कोई भी कलर करेंगे तो वो यहाँ पे दिखाई देगा और रिफ्लेक्ट होगा। और लास्ट में जब हम फाइनल आउटपुट निकालते हैं तो हम जाते हैं रेंडर में, जहाँ पे हम इमेज या वीडियो अपनी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे अंधेरा है क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी लाइटिंग वगैरह ऐड नहीं की है। तो फिलहाल धीरे धीरे सारी चीज़ जानेंगे। जाते हैं वापस सॉलिड मोड में। तो डायरेक्टली हम यहाँ से ग्लोब पे जाके स्विच कर सकते हैं उस मोड में, या फिर Z प्रेस करेंगे और हमारे सामने चारों ऑप्शन आ जाएंगे, रेंडर, सॉलिड, वायर फ्रेम। वायर फ्रेम में जाना है तो वायर फ्रेम पे क्लिक करेंगे, रेंडर करना है तो रेंडर पे जाएंगे, सॉलिड मोड में जाना है तो सॉलिड पे क्लिक करेंगे और इसी तरीके से हम शेडिंग में जा सकते हैं। फिलहाल सॉलिड मोड में जाते हैं, हमेशा काम करते समय सॉलिड मोड में रहेंगे। अब अगर हमें कोई भी चीज़ कॉपी करनी है तो शिफ्ट D दबाएंगे। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट होना चाहिए, शिफ्ट D दबा के हम इसको कहीं भी रख सकते हैं। अगर हमें लास्ट एक्शन रिपीट करना है तो शिफ्ट R दबाएंगे, हमें बार बार कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। शिफ्ट R से हमारा जो लास्ट एक्शन मूव होता चला जाएगा। कंट्रोल Z करके सारे डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट को जानने के लिए इसको डिलीट करके हम यहाँ पे एक मंकी ले लेते हैं। इस मंकी को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, S दबा के स्केल। इसको S दबा के हमने बड़ा किया है। अब इसको G दबा के ऊपर ले जाते हैं Z डायरेक्शन में। Z दबाएंगे G दबा के तो ये ऊपर चला जाएगा। अब आप इस पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड में आपको कुछ प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही हैं। ये हमारी प्रॉपर्टीज विंडो है। इस प्रॉपर्टीज विंडो में इस पे क्लिक करके हम इसको मॉडिफायर ऐड करते हैं, इसमें सब डिवीजन मॉडिफायर। इससे ये स्मूथ हो जाएगा। 6 पोजीशन तक हम इसे स्मूथ कर सकते हैं। ध्यान रहे कि काम करते समय स्मूथ करना नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत भारी हो जाता है और सिस्टम पे लोड होने लगता है। इसलिए हमेशा इसे 1 या 2 पे या 3 पे ही काम करें। उसके बाद लास्ट में जब आप रेंडर करें तब इसको स्मूथ कर सकते हैं।
जिस समय हम काम करते हैं हमें चारों तरफ से देखने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए अब जो शॉर्टकट्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले अगर हमें फ्रंट व्यू में जा देखना है, तो हमेशा जो नम पैड है वो आपका काम करेगा इसमें। नम पैड कीबोर्ड के जो नंबर पैड हैं वो आप में आपके इसमें काम नहीं करेंगे। सबसे पहले फ्रंट व्यू देखने के लिए नंबर 1 दबाएँगे, तो ये हम इसमें फ्रंट व्यू हमारा आ जाएगा। होम पे क्लिक करके हम इसको बीच में ला सकते हैं या डॉट पे क्लिक करके हम इसको फोकस कर सकते हैं। अगर आपके कीबोर्ड में नम पैड नहीं है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एडिट में जाना है, प्रेफ़रेंसेस में जाना है और इनपुट पे क्लिक करके आपको यहाँ पे इनपुट पे जब आप जाएँगे तो एमुलेट नमपैड इस पे क्लिक करते ही आपका जो नंबर पैड है, जो कीबोर्ड का ऊपर वाला जो नंबर पैड है, वो आपका काम करने लगेगा। अगर हमारा ये कहीं मूव होना है और 1 दबाएँगे तो फ्रंट व्यू में आ जाएँगे, 3 दबाएँगे तो इसके साइड व्यू में आ जाएँगे, 7 दबाएँगे तो इसका टॉप व्यू वो आएगा और 9 दबाएँगे तो इसका बॉटम यानी नीचे वाला व्यू हमें दिखाई देगा। तो 1 दबा के फ्रंट व्यू में आते हैं। 1 दबाएँगे फ्रंट व्यू, 3 दबाएँगे साइड व्यू, 7 दबाएँगे टॉप और 9 दबाएँगे इसका बॉटम। तो 1 पे फ्रंट पे आ जाते हैं। इसके बाद में अगर 8 दबाएँगे तो ये इसको ऊपर से नीचे हम रोटेट कर सकते हैं। 2 दबाएँगे तो नीचे से ऊपर रोटेट कर सकते हैं। 6 दबाएँगे तो हम इसका लेफ्ट से राइट और 4 दबाएँगे तो राइट से लेफ्ट इसको मूव कर सकते हैं। 5 दबाएँगे तो ये हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन देख रहा है, ये वाला ऑप्शन, ये इसका हाइलाइट होगा। ये हमारा ग्रिड है, ग्रिड को अगर हम इसके फ्रंट पे लाना चाहते हैं, तो आप देखेंगे हल्का-सा इसके फ्रंट पे आ जाएगा। इसके बैक में ले जाना चाहते हैं, तो इससे ये इसके बैक में चला जाएगा। तो हमें ये बैक में ही रखना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट शॉर्टकट हैं और जब भी हम काम करते हैं, हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये थे हमारे बेसिक शॉर्टकट्स। तो आइए अब जानते हैं लेआउट्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी एनिमेशन को बनाने के 4 स्टेज से गुजरते हैं। मॉडलिंग, रिंगिंग, टेक्सचरिंग एंड एनिमेशन। उसके बाद में फाइनल आउटपुट को रेंडर करते हैं। तो सबसे पहले आप राइट साइड में देख सकते हैं हमारे पास में एक आउटलाइनर है। जैसे फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में लेयर होती हैं, वैसे ये लेयर है। यहाँ पे सिर्फ़ एक सुजैन मंकी हमारे पास है। अब मैं इसको अगर कैमरा व्यू में क्लिक करूँगा, तो ये हमें कैमरा व्यू में नहीं दिखाएगा, क्योंकि हमारे पास कोई कैमरा ऐड नहीं है। तो शिफ्ट ए दबाएँगे और वापस जाके एक कैमरा ऐड कर लेते हैं। कैमरे को जब ऐड करेंगे, तो अपना वही जीआरएस के थ्रू हम इसको स्केल कर सकते हैं या फिर ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे और कैमरे को सेट करने की कोशिश करेंगे। कैमरे को जब हम सेट करेंगे तो हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत इसमें इसमें इसलिए आ रही है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ़ एक ही विंडो है। अगर मैं 0 प्रेस करूँगा तो मुझे कैमरा व्यू दिखेगा। अब मुझे बार-बार इसमें 0 प्रेस करने से ही कैमरा व्यू दिखेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो अपने काम को आसान करने के लिए ब्लेंडर इसके लिए हमें बहुत बेहतरीन फ़ीचर देता है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस लेआउट को यहाँ पे मर्ज कर सकते हैं। जैसे ही आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे जैसे ही लेके आता हूँ, तो ये हमारा एक प्लस का साइन बन जाता है। इस प्लस के साइन को जैसे ही मैं हल्का सा मूव करके ऊपर वाली विंडो पे ले जाऊँगा, तो ये हमारा इसमें मर्ज हो जाएगा। अब देखेंगे मेरा आउटलाइनर ख़त्म हो गया। अब मैं इस विंडो को भी मर्ज करना चाहता हूँ, तो मैं वापस इस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे इसको मर्ज कर दूँगा। अब ये मेरी विंडो पूरी एक बन गई। अब मैं सबसे पहले इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। फुल स्क्रीन पे जाके अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 2 विंडो हो जाएँ, तो मैं वापस वहीं कोने पे जाऊँगा। देखें कोने पे प्लस का साइन बन रहा है और यहाँ से इसको मूव करूँगा, तो ये हमारी एक दूसरी विंडो बन के तैयार हो गई। अब मैं इस वाली विंडो को यहाँ पे कैमरा मोड पे सेट कर लेता हूँ 0 दबा के और इस वाली विंडो में मैं अपने कैमरे को सेट कर सकता हूँ। तो मुझे आउटपुट इसमें दिखाई देता रहेगा। तो ब्लेंडर में मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि हम किसी भी तरीके से अपने लेआउट्स को बड़ी आसानी से मर्ज कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो इसको थोड़ा-सा और पीछे करते हैं।
एस दबा के इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कैमरे को, और ऊपर करेंगे हल्का सा। अब देखेंगे कि ये कैमरा हमारा सेट हो गया है इसमें। तो हम वापस इस स्क्रीन को मर्ज कर देते हैं, और अब ये हमारा कैमरा व्यू बनके तैयार हो गया है। तो ज़ीरो प्रेस करके वापस कैमरा व्यू से बाहर आते हैं, और वापस अगर आपको आउटलाइनर लेके आना है तो दो विंडो बनाएंगे, एक ये और एक प्रॉपर्टीज़ के लिए नीचे वाली। किसी की भी विंडो को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जितने भी ये आपको ऑप्शन ऊपर की तरफ दिख रहे हैं, मॉडलिंग, शेडिंग, यूवी एडिटर, ये सारी चीज़ हम यहाँ से इसको चेंज करेंगे तो ये अपने आप उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो आउटलाइनर हमारा यहाँ पे था तो ये आउटलाइनर बन गया, और ये हमारा था प्रॉपर्टीज़ विंडो, तो प्रॉपर्टीज़ विंडो पे क्लिक करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज़ विंडो वापस आ जाएगी। तो इस तरीके से हम अपने काम करते समय किसी भी विंडो को किसी भी एडिटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब फ्रंट व्यू के लिए 1 दबाते हैं। अगर हमें इसको फोकस में लाना है तो डॉट दबाएंगे, फोकस में आ जाएगा। अब 1 बाय 1 हर एक लेआउट में चलेंगे और जानेंगे कि मॉडलिंग से लेके एनिमेशन या रेंडरिंग तक किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे तैयार किया जाता है। तो बेसिक तौर पे पहले मॉडलिंग के लिए हम ऑलरेडी इसको ले चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे ऑब्जेक्ट को एडिट करके मॉडलिंग की जाती है। फिलहाल में हमारे पास एक मॉडल है, तो हमारे पास लेआउट मॉडलिंग वाला भी है। हम मॉडलिंग पे जाके इसमें देख सकते हैं, हमारे पास और भी बहुत सारे टूल यहाँ पे आ जाएंगे। 4 हमारे ग्लोब में पहले ही आपको बता चुका हूँ। वायर फ्रेम में हम वायर फ्रेम मोड पे जाएंगे, सॉलिड में सॉलिड मोड पे जाएंगे, शेडिंग में कलर मोड पे, और रेंडरिंग में जब हम फाइनल आउटपुट निकालते हैं तो रेंडरिंग मोड पे। अभी आप देख सकते हैं ये एडिट मोड में आ गया है। तो मैं ये हमेशा ऑब्जेक्ट मोड में होना चाहिए, एडिट मोड में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डीप में बताऊंगा कैसे काम करते हैं। तो फिलहाल हम ऑब्जेक्ट मोड में आ जाते हैं और मॉडलिंग वाले सेक्शन में हैं। तो हमारा ये मॉडल तैयार हो गया है। ये राइट साइड में हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ देख रही हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे हमारे मॉडिफायर्स हैं जो हमारी जो शेप है उसको चेंज करने के काम आते हैं। ये सारे मॉडिफायर्स धीरे धीरे जानेंगे कि इनसे कैसे हम अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बेसिक एग्जांपल के लिए पूरे प्रोसेस को जानने के लिए अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं, रिंगिंग प्रोसेस। रिंगिंग प्रोसेस के लिए सबसे पहले हम राइट क्लिक लेंगे, शिफ्ट ए दबाएंगे तो इसमें एक आर्मेचर आपको मिलेगा। ये आर्मेचर पे क्लिक करते ही ये हमारा रिंगिंग के लिए एक्टिवेट हो जाता है, और हम इसमें एनिमेशन के लिए बोन ऐड कर सकते हैं, जिससे हम इसको चारों तरफ कहीं पे भी इसके कान, इसकी आँख, इसकी नाक को मूव कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं अभी इसमें आर्मेचर ऐड नहीं कर रहा हूँ, और सिंपल आपको बेसिक लेवल पे इसमें कलरिंग और एनिमेशन कैसे होती है वो आपको बता देते हैं। नेक्स्ट लेआउट को समझने के लिए स्कल्पटिंग मोड है। स्कल्पटिंग मोड पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्कल्पटिंग मोड में आ जाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत सारे ब्रुश हमें दिए हुए हैं, और हम किसी भी ब्रुश की हेल्प से इसको चेंज कर सकते हैं शेप को। जैसे मूर्ति होती है उसको तराशते हैं, उसी तरीके से हम इन ब्रुश की हेल्प से अपने शेप को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका यूवी एडिटर आता है। यूवी एडिटर पे जब आप क्लिक करेंगे, कलरिंग करते समय जो मेन चीज़ है कि हम जो भी इसमें कलर कर रहे हैं, और जब हम इसको किसी दूसरे आदमी को फाइल देना चाहते हैं तो वो कलर हमारा वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। इसके लिए हमें अलग से टेक्सचर बनाने होते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं आपको एग्जांपल के लिए बताना चाहता हूँ कि जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये इसके सारे के सारे पार्ट्स को 2D में हमारे सामने रख देगा, जिसकी मदद से हम इसमें बड़ी आसानी से कलर कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और एडिट मोड में जाता हूँ, और जितने भी एरिया को अगर मैं सेलेक्ट करूँगा, आप देखें कि यहाँ पे हमारा ये इसने पार्ट्स बना के 2D में दे दिए हैं। इनको इस तरीके से मैं यहाँ पे, अगर मैं इसी को वायर फ्रेम मोड में जाऊँगा और सेलेक्ट करूँगा, तो ये पूरी की पूरी शेप का जो टेक्सचर है उसको मेरे सामने रख देगा। तो इस तरीके से यूवी एडिटर इस पूरे ऑब्जेक्ट का पार्ट कर देता है 2D में, और ये 2D की जो पार्ट है वो हम टेक्सचर पेंट में ले जाके पेंट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे इसकी आईज यहाँ आ गई, इसका पूरा का पूरा फेस हमारे सामने एक 2D डायमेंशन में आया है, जिसको हम पेंट कर सकते हैं आराम से। अगर हम वैसे पेंट करेंगे तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।
तो टेक्सचर पेंट भी आपकी समझ में आ गया कि टेक्सचर पेंट में हमारे सामने जो ऑब्जेक्ट आ जाएगा उसको हम आसानी से पेंट कर सकते हैं। इसके बाद शेडिंग में आते हैं। शेडिंग में हम इसको बड़ी आसानी से कलर कर सकते हैं। कलर के लिए मैं आपको सिंपल अगर बताना चाहूँ तो मॉडलिंग में जाके हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में इसको वापस पहले ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ में जाके इस वाले आइकन पे जाके हम इसको आसानी से न्यू मटेरियल पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया मटेरियल क्रिएट हो जाएगा और यहाँ से हम इसको कलर कर सकते हैं। लेकिन वो कलर रिफ्लेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमें इसके लिए जाना पड़ेगा शेडिंग मोड में, तब ये कलर हमारे सामने रिफ्लेक्ट होगा और हम इसको आसानी से देख सकते हैं। तो या तो हम यहाँ से कलर कर सकते हैं, अगर हम इसकी आइज़ को कलर करना चाहते हैं, इसकी आइज़ को भी कलर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट एडिट मोड में जाना पड़ेगा और जो पोर्शन इसका सेलेक्टेड है वो सेलेक्ट करके ये जो 3 बॉक्स वर्टेक्स और एज और फेस, ये तीनों बहुत डीप में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से हम इसको अलग से कलर भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक न्यू मटेरियल ऐड करना पड़ेगा। तो एक नया मटेरियल ऐड कर देते हैं इसमें। तो आप देखेंगे कि ये इसकी जो आँखें हैं वो अब चेंज हो गई हैं। तो इस तरीके से हम इसके अलग-अलग पार्ट्स को चेंज कर सकते हैं एडिट मोड में जाके। लेकिन जब तक हम ऑब्जेक्ट मोड में हैं, वो केवल पूरे ऑब्जेक्ट को एक साथ ही कलर करेगा। ये हमारा कलरिंग प्रोसेस है जो हम प्रॉपर्टीज़ में जाके चेंज कर सकते हैं। तो या तो मैं यहाँ पे कलर कर सकता हूँ या फिर मैं जा सकता हूँ शेडिंग मोड में। अगर मुझे एडवांस लेवल पे कलरिंग करनी है या टेक्सचर बनाने हैं या मटेरियल ऐड करना है तो मैं शेडिंग मोड पे जाके इसको बना सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि जो भी मैंने वहाँ पे सिंपल लेवल पे जो कलर किया था वो यहाँ पे आ गया है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से भी इसको हटा देता हूँ। तो हमारे सामने यहाँ पे 2 मटेरियल थे, एक आइज़ का और एक दूसरा मंकी का और दूसरा आइज़ का। तो डिलीट करने के लिए मैं इसको माइनस करूँगा यहाँ से और ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब इस पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके जब मैं न्यू करूँगा तो मेरे सामने एक बेस कलर आ जाएगा और मैं यहाँ से भी इसको कलरिंग कर सकता हूँ। अगर मैं ग्रेडियंट देना चाहता हूँ तो शिफ्ट ए दबाऊँगा, सर्च पे बटन दबाऊँगा और कलर रैंप लेके ग्रेडियंट दे सकता हूँ। इसको यहाँ से यहाँ बेस कलर पे जॉइंट कर देंगे, आप देखेंगे ग्रेडियंट आ गया। अगर मैं ब्लैक इस पे करूँगा तो ब्लैक आ जाएगा, व्हाइट और अब मिक्स करना चाहता हूँ तो इस पे क्लिक करके कलर चेंज करूँगा तो ये मिक्स हो जाएगा। अगर मैं इसमें नॉइज़ टेक्सचर ऐड करना चाहता हूँ या कोई और ग्रेडियंट देना या और अच्छी तरीके से इसमें टेक्सचर बनाना चाहता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कर सकता हूँ, जो मैं नेक्स्ट में डिटेल में आपको बताऊँगा। फिलहाल के लिए मैं आपको एक नॉइज़ टेक्सचर ऐड करके दिखा देता हूँ। नॉइज़ टेक्सचर है, इसको यहाँ से अगर हम कनेक्ट करेंगे नीचे, इसके कलर को यहाँ से नीचे कनेक्ट करेंगे, तो इसमें आप देखेंगे कि हल्का-सा नॉइज़ आ चुका है। अगर मैं ब्लैक करूँगा तो ये नॉइज़ और दिखने लगेगा इसमें। अगर मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, ये नॉइज़ आपको साफ दिखने लगा। अब अगर मैं इस ब्लैक की जगह इस नॉइज़ का कलर चेंज करना चाहूँ, तो मैं वो भी कर सकता हूँ और इस नॉइज़ को बना सकता हूँ रेड। और यहाँ से इसकी डिटेलिंग चेंज करूँगा तो आप देखेंगे कि ये डिटेलिंग चेंज हो गई है इसकी और इस तरीके से हम अपना जो मंकी है, इसको बड़े आसानी से कलर कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी तरीके से। ग्रीन की जगह अगर मैं इसका कलर थोड़ा-सा नीचे वाला लूँगा, तो ये थोड़ा वुड की शेप में आएगा। देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से हमारा एक कलरिंग प्रोसेस है जो हम शेडिंग में कलर करते हैं। अब आते हैं एनिमेशन में, एनिमेशन कैसे करते हैं?
एनिमेशन भी बहुत आसान है इसमें। फ़िलहाल मैं आपको बेसिक लेवल पे एक सिंपल एनिमेशन करके दिखाता हूँ। इसके लिए हम चलते हैं लेआउट पे और ये जो एनिमेशन वाले टूल्स हैं वो वहीं पे बना लेते हैं। तो इस विंडो को हम 2 विंडोज़ में कन्वर्ट करते हैं और इस वाली नीचे वाली विंडो को हम बना लेते हैं टाइमलाइन। ये हमारी टाइमलाइन बन गई। अब मैं इस मंकी को एनिमेट करना चाहता हूँ। कैमरे को मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। एनिमेट करने के लिए अगर मैं इसके कान, आँख मूव करना चाहूँ तो जैसा कि मैंने बताया पहले मुझे इसमें रिंगिंग करनी पड़ेगी जो मैंने अपनी इसमें की नहीं है। तो सिंपली मैं इसकी पोजीशन की एनिमेशन करके दिखा देता हूँ। अगर मुझे इसमें एनिमेशन करनी है तो यहाँ पे आपको एक डॉट दिखाई देगा, इस पे क्लिक करके हम आसानी से इसका एनिमेशन मोड ऑन कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग वाला मोड ऑन करेंगे, इस पे क्लिक किया, ये ब्लू हो गया। अब जो भी चीज़ हम करेंगे वो इसमें यहाँ पे एनिमेशन के रूप में सेट होती चली जाएगी। तो पहले मैं इसकी पोजीशन के लिए एनिमेशन करता हूँ। तो सबसे पहले जी दबा के इसको एक्स डायरेक्शन में मूव करते हैं। क्लिक करेंगे, जी दबाएँगे, एक्स डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अपने आप की फ्रेम ऐड हो गया। अब मैं इसको वापस उसी पोजीशन में लाता हूँ। लेकिन मुझे इस वाले जो पॉइंटर है उसको मूव करके दूसरी जगह रखना होगा। अब वापस इसको उसी पोजीशन में लाने के लिए जी प्रेस करूँगा और एक्स दबाऊँगा और उसको वापस उसी पोजीशन में ले जाता हूँ। हमारा दूसरा की फ्रेम ऐड हो गया। इसी तरीके से हम और भी की फ्रेम ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट पोजीशन पे जाएँगे। अब की बार मैं इसे वाई डायरेक्शन में मूव करता हूँ, तो जी दबा के वाई में जाएँगे। नेक्स्ट पे लाते हैं, जी दबा के वाई दबाएँगे, वापस पोजीशन पे लाते हैं। अब इसको जी दबा के ज़ेड की पोजीशन में ले जाएँगे यानी ऊपर की तरफ। अब जी दबा के नेक्स्ट पे लाएँगे, जी दबा के इसको ज़ेड की पोजीशन में नीचे लाएँगे। अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसको अब स्केल कर देते हैं थोड़ा-सा। नेक्स्ट पे लाके इसको स्केल बैक कर देते हैं। आप देख रहे हैं 139 तक हमारा जो की फ्रेम में ऐड हो गया है, तो 160 पे मैं इसको यहाँ पे 160 पे एंड कर देता हूँ। अब मैं इसको प्ले करना चाहता हूँ तो सिंपली प्ले पे क्लिक करूँगा। आप देखेंगे कि ये एनिमेशन स्टार्ट हो गई। तो इस तरीके से इसमें ऑडियो मिक्सिंग और बहुत सारी चीज़ें जो हम कर सकते हैं और डिटेल में जानेंगे। ये सिर्फ़ एक बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ किस तरीके से हम इसमें काम करते हैं। तो ये था हमारा एनिमेशन वाला लेआउट का काम। तो फ़िलहाल मैं इस वाले एडिटर को यहाँ से डिलीट करता हूँ, प्लस का सिग्नल लिए और यहाँ से इसको मूव कर दिया और इसको हम वापस 3D व्यू पोर्ट में चेंज कर देते हैं अपना। तो हमने मॉडलिंग, स्कल्पटिंग, यूवी एडिटर, टेक्सचर, पेंटिंग, एनिमेशन, अब लास्ट हमारा रेंडरिंग रह गया है। ये बाकी के जो नोड्स हैं वो हम धीरे-धीरे नेक्स्ट उसमें जानेंगे, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। रेंडरिंग वाले मोड पे आने के लिए सबसे पहले हमें रेंडरिंग की पोजीशन में जाना पड़ेगा। तो ये जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है, ग्लोब है, ये हमारा रेंडरिंग का है। इसमें आप देख सकते हैं रेंडरिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे इसका कलर अपने आप आ जाएगा। शेडिंग वाला जो है ये कलरिंग वाला है, अगर इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें ऑटोमेटिकली लाइट होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन रेंडरिंग मोड पे जाएँगे तो यहाँ पे आपको लाइट नहीं मिलेगी। और जो भी चीज़ हम बनाएँगे वो यहाँ पे रेंडरिंग मोड पे यही हमारा फाइनल आउटपुट आने वाला है। अगर हम इसको इमेज को रेंडर देखना चाहते हैं तो रेंडर पे जाके इमेज पे क्लिक करेंगे, तो हमें सबसे पहले इसमें कैमरा और लाइट ऐड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले एक कैमरा ऐड कर लेते हैं। इसके लिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो पार्ट है उसको कैमरा मोड बना लेते हैं। तो कैमरा मोड बनाने के लिए सबसे पहले कैमरा ऐड कर लेते हैं। शिफ्ट ए दबाएँगे और यहाँ पे एक कैमरा ऐड करते हैं और इसको हल्का-सा मूव करके कैमरे को इस पे क्लिक करेंगे और इसको पीछे ले जाके सेट कर लेते हैं। अब इस वाली विंडो को एनिमेशन में जाके सबसे पहले इसको बंद कर देते हैं, क्योंकि ये अगर ऑन रहेगा तो हमारी रिकॉर्डिंग ऑन रहेगी। तो यहाँ से हमने इसको बंद कर दिया, हमारी एनिमेशन खत्म हो गई है। तो वापस चलते हैं लेआउट पे।
इस लेआउट को वर्टिकली ऐड कर दो उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं और इसको कैमरा मोड बना देते हैं, इससे कैमरा में दिखाई देता रहेगा। यहाँ से हम सेट कर लेते हैं इसको लेफ्ट में जाएंगे हल्का सा ऊपर की तरफ और इसको हल्का सा पीछे की तरफ लेंगे क्योंकि ये हमारी इस पोजीशन पे सेट नहीं है। कैमरे को थोड़ा स्केल कर लेते हैं बड़ा और हल्का सा पीछे करते हैं। इस पे क्लिक करके ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके हम इसको आसानी से कहीं पे मूव कर सकते हैं, ये इस तरीके से। तो अब ये हमारा कैमरा सेट हो गया है। अब हमें फ़िलहाल इनकी ज़रूरत नहीं है तो इसको हटा देते हैं यहाँ से और इस पे क्लिक करके इसके फ्रंट पे आते हैं और इसको फोकस करने के लिए डॉट वाला बटन दबाएंगे, फोकस हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी अंधेरा हो रहा है। इस अंधेरे का कारण है इसका एनवायरनमेंट। जो बैकग्राउंड लाइट है वो इसमें सिर्फ एक पे सेट है अभी और जो ग्रे कलर की लाइट है वो हमें दे रखी है। अगर हम चाहें तो यहीं से इसका एनवायरनमेंट की लाइट भी चेंज कर सकते हैं या फिर हम अलग से ऐड करना चाहें तो एनवायरनमेंट की लाइट को हटा देते हैं यहाँ से, इसको ज़ीरो कर देंगे तो बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, ये देखिए। और हम अपनी तरफ से इसमें ऐड कर सकते हैं, शिफ्ट ए दबाएंगे और यहाँ पे लाइट का ऑप्शन आएगा। मैं 4 तरह की लाइट हैं जिसको हम डिटेल में जानेंगे। फिलहाल के लिए एग्जांपल लिए सनलाइट आपको ले लेता हूँ जो सबसे ज़्यादा रोशनी देती है। हमारा ये मंकी कुछ दिखाई देने लगा हल्का। और ज़्यादा अच्छी तरीके से देखने के लिए इसकी डिटेल पे जाएंगे तो ये जो आपको बल्ब दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इसमें इसकी एडिट करके स्ट्रेंथ अगर इसकी बढ़ाएंगे और हम इसको स्ट्रेंथ को 5 कर देते हैं तो आप देखेंगे कि रोशनी बढ़ गई है इसकी। और इसको हल्का सा जी दबा के वाई डायरेक्शन में ले जाते हैं और ये जो इसका एरो है इससे इसको फोकस करते हैं। तो अभी आप अगर कैमरा व्यू पे जाके देखेंगे तो आप देखें कि हमारे मंकी का जो कलर है वो दिखाई देने लगा है। हल्की सी एनवायरनमेंट लाइट भी दे देते हैं इसमें ताकि हमारा जो कलर है वो दिखाई देने लगे और स्ट्रेंथ उसकी 1 कर देते हैं या 0.1। अब ये हमारी रेंडर के लिए तैयार हो गई है। बेहतरीन तरीके से लाइटिंग या कैमरा कैसे ऐड करते हैं इसके लिए डिटेल में जानेंगे। सिर्फ बेसिक लेवल पे अभी काम कर रहे हैं तो अब हमारा जो रेंडर है वो इमेज हम यहाँ से रेंडर कर सकते हैं। तो ये हमारी फाइनल रेंडर इमेज आ चुकी है। ये जो प्रॉपर्टी है इसमें जो पहले जो 1, 2, 3, 4 जो ऑप्शन है ये रेंडरिंग के रिलेटेड हैं। सबसे पहला हमारा ये ईवी इंजन है। ईवी इंजन जब हम रेंडरिंग करते हैं तो सबसे स्लो जो कंप्यूटर है उनके लिए होता है, लेकिन आपके कंप्यूटर की अगर बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशन है तब इसको साइकिल्स में यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका जो रिज़ल्ट है वो और अच्छा और बेहतरीन आएगा। दूसरा हमारा रेज़ोल्यूशन का है, जो भी आप इमेज निकालना चाहते हैं या वीडियो बनाना चाहते हैं, यहाँ से आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं, कितने पिक्सेल्स का आप रख सकते हैं। ये जो हमारा ऑप्शन है प्रॉपर्टीज़ में ये बेसिकली एनवायरनमेंट के लिए है कि एनवायरनमेंट की लाइट कैसी है, उसका वॉल्यूम या इसका जो बैकग्राउंड है वो हमें कैसा रखना है। ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं। तो ये कॉमन जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये कैमरे से रिलेटेड है, कैमरे से कोई भी रिलेटेड हमें अगर चेंजेस करने हैं तो वो आसानी से हम इसमें कर सकते हैं। तो ये हमारी फाइनल रेंडर इमेज आ चुकी है। इस तरीके से हम ईवी मोड में बड़ी आसानी से हम इसमें रेंडर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन कम है, अगर देखेंगे कि अगर हम वापस रेंडरिंग पे जाते हैं और ईवी मोड से अगर इसको साइकिल्स में चेंज करते हैं, तब हमारा जो क्लियरिटी है वो थोड़ी और अच्छी हो जाएगी। रेंडरिंग करेंगे तो रेंडरिंग अब हमारी बहुत स्लो हो जाएगी। इसका कारण ये है कि साइकिल में जो हम काम करते हैं
साइकिल इंजन ईवी इंजन से बहुत पावरफुल होता है और रेंडरिंग के लिए सबसे ज़बरदस्त है। अगर आपका सिस्टम ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन का है तो ही इसको इस्तेमाल करें, नहीं तो आप ईवी में काम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी क्लियरिटी इसकी आ चुकी है, जो पिछली इमेज से ज़्यादा क्लियर है। ये केवल बिगिनर्स के लिए वीडियोज़ थी जो ये नहीं जानते कि ब्लेंडर में किस तरीके से काम करते हैं। एक छोटा-सा पूरा प्रोसेस के थ्रू अब आप जान गए होंगे कि ब्लेंडर में किस तरीके से मॉडलिंग और एनिमेशन होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम ज़बरदस्त तरीके से मॉडलिंग के फीचर्स और उसको किस तरीके से मॉडलिंग की जाती है जानेंगे। If you like this video, please like, share, and subscribe.